मणिपुर में चल रही सिचुएशन पर अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो आपको देना चाहिए। Situation in Manipur. Now additional forces were rushed to Manipur. Scenes of destruction in India's northeastern Manipur state. Tensions meanwhile have escalated in the northeastern state of Manipur in India. Violent clashes broke out at various places in Manipur during the course of a tribal solidarity march. Why is Manipur burning and what can be done to address the situation? मणिपुर में इस समय आग लगी हुई है और अनफॉर्चुनेटली ये राम गोपाल वर्मा वाली आग नहीं है। मणिपुर में चल रही हिंसा में अप्रोक्सीमेटली 54 लोग मारे जा चुके हैं और गवर्नमेंट ने तो शूट ऑन साइट के ऑर्डर तक लगा दिए थे, लेकिन इस हिंसा को या तो मीडिया कवर ही नहीं कर रही है या तो वो बजरंगी भाई के मुन्नी की तरह गूंगे हो रखे हैं, या फिर अगर इसे कवर किया भी जा रहा है तो काफी मिस इन्फॉर्मेशन के साथ किया जा रहा है। मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर जो ये कहा जाता है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो खामोश है बहुसंख्यक समुदाय, जिसकी इस तमाम हिंसा को, इस तमाम जो सांप्रदायिक बंटवारा है उसको लेकर उसकी हामी नहीं है, उसको मंजूरी नहीं है, वो इसको कबूल नहीं करता, तो आखिर ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है ये कब तक साइलेंट रहेगा? मैं आज आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ। तो आइए आज मणिपुर में चल रही हिंसा के पीछे जो रीजंस हैं उनको डिटेल में समझते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि क्यों आपको इस मुद्दे पर क्लोज ध्यान देना चाहिए। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, इस समय पर मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको समझने के लिए हमें मणिपुर की हिस्ट्री और मणिपुर के लोगों की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, मणिपुर की ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मणिपुर का पूरा स्टेट बेसिकली पहाड़ी है और मणिपुर के बीचों बीच एक वैली है। मणिपुर का मैप देख के बेसिकली एक बे ब्लेड का स्टेडियम लगता है और मणिपुर में मेटी ट्राइब के लोग रहते हैं जो मणिपुर की 53% पॉपुलेशन है और मोस्टली हिंदू है। और ये 53% ऑफ पॉपुलेशन जो मणिपुर की वैली है, जो कि 10% ऑफ मणिपुर का लैंड मास है, उसमें रहते हैं और ये वैली मणिपुर की सबसे फर्टाइल एरिया भी है। मणिपुर के बाकी लोग नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब हैं जो अप्रोक्सीमेटली मणिपुर की 45% पॉपुलेशन है और वो मणिपुर के पहाड़ी एरियाज में रहते हैं। मणिपुर में मेटे पंगल भी रहते हैं जो मोस्टली मुस्लिम है और मणिपुर की अराउंड 8% पॉपुलेशन है। हिस्टोरिकली मेटे हिंदू और मेटे पंगल्स के बीच में प्रॉब्लम्स भी रही हैं और 1993 में मेटे हिंदू और पंगल्स के बीच में रायट्स भी हुए थे जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। और मणिपुर में कुकी और नागा ट्राइब्स के पास सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन जो 10% फर्टाइल जमीन है उसमें मेटे हिंदू रहते हैं और मेटे हिंदूज के पास असेंबली में 60 में से 40 सीटें भी हैं। Present day Manipur, the three most important ethnic group, they are the Hindu Metis who are primarily concentrated in the valley and they are the most dominant numerically, and the Christian Naga communities, they are mainly the residents of the hills. The Kukis of Manipur are relatively smaller in number, and almost all groups of the Nagas and the Kukis in Manipur, they have adopted Christianity as their religion. In fact, मणिपुर में हिंदुइज्म की पुरानी हिस्ट्री है। सबसे पुरानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री 8th सेंचुरी तक जाती है और मणिपुर के हिंदू राजाओं ने 1704 में हिंदुइज्म को मणिपुर का ऑफिशियल रिलीजन भी घोषित किया था। इनफैक्ट मणिपुर की जो रॉयल फैमिली है उसके जो फर्स्ट मेटे राजा थे जिनका नाम था नोंगदा लेरेन पखनबा, उनका राज 33 AD से शुरू हुआ था और उनके बाद उनके 72 सक्सेसर्स ने मणिपुर पर राज किया है। तो मणिपुर के जो मेटे रॉयल फैमिली है वो इंडिया की सबसे लंबी रूल करने वाली डायनेस्टी है। हम अक्सर बात करते हैं कि असम में अहोम्स ने किस तरह से मुगल इन्वेजन को रोका था, उसी तरह से मेटी हिंदुओं ने भी सेंचुरीज से अपने आप को ब्रिटिश और क्रिश्चियन मिशनरी से भी बचा कर रखा है। Metis are probably the only significant ethnic group that has strongly resisted the evangelist missions of the church. Because the Metis are primarily concentrated in the valley, still not easily accessible for outsiders. And this has also been one of the important reasons why the Metis have been able to preserve their own distinct cultural traditions. लेकिन इस समय पर मणिपुर में क्रिश्चियनिटी सेकंड सबसे तेजी से ग्रो करने वाला रिलीजन है। The increasing popularity of Christianity in Manipur, it can be understood from the fact that today it is the second fastest growing religion in the state. और क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात ही कर रहे हैं तो कुकीज की भी बात करते हैं। कुकीज कुकी चिनजो एथनिक ग्रुप से आते हैं जो मणिपुर के पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, मिजोरम में भी रहते हैं और म्यांमार के सगाइंग और चिन प्रोविंसेस से भी आते हैं। कुकीज की मणिपुर की अराउंड 30% पॉपुलेशन है। नागाज की पॉपुलेशन अराउंड 15% है, ये भी मोस्टली क्रिश्चियन है और काफी
काफी समय से मणिपुर के जिन एरियाज में नागा कम्युनिटी रहती है वो उन एरियाज को नागालैंड से जोड़ने की डिमांड कर रहे हैं, जिस डिमांड को मणिपुर के कुकीज और मेटे दोनों ने अपोज किया है। अक्सर इन तीनों ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में मणिपुर में प्रॉब्लम्स रही हैं। इनफैक्ट 1990s में कुकीज के ऊपर नागा ग्रुप ने काफी बड़ा अटैक किया था, जिसमें सैकड़ों कुकी मारे गए थे और हजारों कुकीज को अपने घर और अपने गांव छोड़कर भागना पड़ा था। तो कुकीज और नागास के बीच में अक्सर डिसएग्रीमेंट होती है, लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन क्योंकि दोनों क्रिश्चियंस हैं, अक्सर वो मेटेस के खिलाफ यूनाइटेड खड़े होते हैं, क्योंकि हीदन से बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है। सर जी 24 घंटे लगातार नेहा कक्कड़ के गाने सुन लेंगे लेकिन मेटेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेटे, कुकीज और नागास के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमिक है, एथनिक है और रिलीजियस भी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुकी और नागा कंप्लेन करते हैं कि जो मेटेज हैं वो नागालैंड की सबसे फर्टाइल जमीन पर रहते हैं, इसलिए वो एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके नागास और कुकीज से ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हो रखे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिलीजियस इश्यूज भी हैं। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि मणिपुर जो 200-300 साल पहले 0% क्रिश्चियन था, उसमें इतनी बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन आई कैसे? देखिए 200-300 साल पहले तक इन सारे ट्राइब्स के बीच में काफी कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। हिस्टोरिकली कई सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं जो दिखाते हैं कि नागा और मेटे कम्युनिटीज के बीच में अक्सर शादियां भी हुई करती थी। और फिर आते हैं अंग्रेज। देखिए अंग्रेज बेसिकली ना वो पार्टी गेस्ट होते हैं जो बिना बुलाए आपकी पार्टी में आ जाते हैं, आपका सारा खाना खा जाते हैं और फिर पूरे घर को गंदा करके बिना साफ किए कट भी लेते हैं। तो अंग्रेजों ने जब इंडिया और मणिपुर पर कब्जा किया, उन्होंने मणिपुर में इमीडिएटली मिशनरी भेजने शुरू कर दिए, काफी सारे चर्चेज एस्टैब्लिश किए। और मणिपुर में मिशनरी मूवमेंट के पीछे एक ब्रिटिश मिशनरी था जिसका नाम था विलियम पेटिग्रू। वो 1894 में मणिपुर आया और उसने कई चर्चेस और एक प्राइमरी स्कूल भी एस्टैब्लिश किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेटिग्रू को काफी सारे पैसे दिए मणिपुर में क्रिश्चियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के लिए। और इस पैसे, इस पावर और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके पेटिग्रू और उसके मिशनरीज ने मास कन्वर्जन एक्टिविटीज मणिपुर में शुरू की। I am standing inside the Manipur Baptist Church, the park of William Pettigrew Missionary. और उसका रिजल्ट देखिए कि 1911 में मणिपुर की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी वो सिर्फ मणिपुर की 0.04% थी पॉपुलेशन की, और 2011 के सेंसस को देखें तो सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर 0.04% से बढ़ के 40% हो चुकी थी। वो तो हिंदू मेटेज थे जो अपने कल्चर से काफी जुड़े हुए थे और जिनके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी थे कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज को रेजिस्ट कर सके। इनफैक्ट जो कहानी मणिपुर की है वो कहानी बाकी नॉर्थ ईस्ट की भी है। असम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट बाकी सारे स्टेट्स के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेटेस कहते हैं कि इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि मेटे औरतों की जो फर्टिलिटी रेट है वो क्रिश्चियन ट्राइब्स के मुकाबले काफी कम है। उसके साथ साथ मेटे ग्रुप्स कहते हैं कि म्यांमार से काफी इलीगल इमिग्रेशन भी हो रही है मणिपुर में, जिस वजह से मेटे हिंदूज अपने स्टेट में ही माइनॉरिटी बन जाएंगे। अगर आप मेघालय को देखें तो मेघालय की क्रिश्चियन पॉपुलेशन 0 से 75 हो चुकी है। मिजोरम की क्रिश्चियन पॉपुलेशन 0 से 90% हो चुकी है। नागालैंड ऑलमोस्ट 100% क्रिश्चियन हो चुका है। कसम से प्रॉफेट बलजिंदर सिंह को अंग्रेजों से कुछ सीखना चाहिए यार। तो हमने मणिपुर की सोसाइटी और मणिपुर के लोगों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस समय हिंसा चल रही है उसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए मेटी कम्युनिटी कहती है कि ब्रिटिश राज में उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया था, लेकिन क्योंकि वो हिंदू थे, इंडिपेंडेंस के बाद उनका शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा उनसे छीन लिया गया। और शायद आप जानते ही होंगे कि किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलने पर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पंचायत में उनके लिए सीट रिजर्व की जाती हैं, असेंबली में उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं, लोकसभा में भी उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं, और टर्म लोन, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना जो कि एक एजुकेशन लोन स्कीम है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, ट्राइबल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एम्पावरमेंट स्कीम, इन सब स्कीम्स का फायदा शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलता है, जो कि इस समय मेटे ट्राइब्स को नहीं मिल रहा। उसके ऊपर से मेटे ट्राइब्स का कहना है कि 1960 में मणिपुर लैंड एक्ट पास किया गया, जिसके मुताबिक पहाड़ी एरियाज में रहने वाले जो कुकी और नागा हैं वो मणिपुर की वैली में जहां पर मेटे रहते हैं वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जो मेटेज हैं वो पहाड़ी एरियाज में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। ये कैसा इंसाफ है मिलॉर्ड। और मणिपुर को बाकी भारत से जोड़ने वाला एक बड़ा हाईवे है जिसको नेशनल हाईवे 2 बोला जाता है। मेटेज का कहना है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहाड़ी एरियाज में रहने वाले जो कुकी और नागा हैं वो अक्सर नेशनल हाईवे 2 को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि मणिपुर पर बहुत सारा इकोनॉमिक प्रेशर बन जाता है। The All Manipur Tribals Development and Grievances Forum, or AMTTGF, has called for an indefinite economic blockade along national highways in the hill districts. The AMTTGF is demanding the release of all pending funds under MNREGA. The economic blockade imposed by the United Naga Council in Manipur had its impact on day one, with both highways leading into Manipur's capital Imphal being blocked and fuel being rationed across Imphal.
मेटेस का ये भी कहना है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो दूसरे ट्राइब्स हैं वो अक्सर मेटेस के ऊपर अटैक भी कर चुके हैं, और मणिपुर की हिस्ट्री में कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मेटेस के इस क्लेम को सपोर्ट भी करते हैं। एक समय पर मणिपुर में काफी बड़ी तमिल कम्युनिटी हुआ करती थी। ये लोग प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में म्यांमार में ट्रेड और बिजनेस करने के लिए गए थे और इंडिपेंडेंस के बाद मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के पास सेटल हुए थे। वहां पे कुछ कुकी ग्रुप्स ने तमिल बिजनेसमैन को एक्सटॉर्ट करना शुरू किया और उनके ऊपर हमले करने शुरू किए, जिसमें कई तमिल्स की मौत भी हुई। सिमिलरली कुछ नेपाली गुरखा भी मणिपुर में सेटल हो रखे थे, जिनके ऊपर कुकी ग्रुप्स ने हिंसा करके उनको भी मणिपुर से निकाला। हिंसा की हिस्ट्री को दिमाग में रखते हुए अब बात करते हैं कि इस समय क्यों हिंसा हो रही है। तो देखिए, इस साल फरवरी में मणिपुर गवर्नमेंट ने चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में के सोंगजियांग नाम के कुकी गांव को खाली करवाया। गवर्नमेंट ने कहा कि ये गांव जो है वो चुरचंदपुर खोपकुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बना हुआ है, जो लीगली अलाउड नहीं है। मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट का ये मानना है कि हजारों कुकी म्यांमार से इलीगली मणिपुर में इमिग्रेट कर रहे हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में सेटल हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और मेटे ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि इस वजह से कुकीज की जो पॉपुलेशन है म्यांमार में वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उनका कहना है कि जो बहुत डेलिकेट डेमोग्राफिक बैलेंस है मणिपुर का वो अपसेट हो रहा है। I feel now the indigenous people of Manipur have started knowing the gravity of seriousness of influx. इनफैक्ट मेटाई ग्रुप्स का ये भी मानना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट कुकी आ रहे हैं म्यांमार से, वो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर रहे हैं और मेटे कम्युनिटी पर अटैक करने की धमकी भी दे रहे हैं। इसलिए मेटे कम्युनिटी का मानना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस उनके लिए बहुत जरूरी है, उनकी जमीन, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर और उनके लैंग्वेज को बचाने के लिए। जब तक इस तरह की इलीगल इमिग्रेशन को रोका नहीं जाता, तब तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस है वो उनको एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशंस भी देगा। Metis, on the other hand, say that ST status is not for reservation in jobs and education, but it is more about protecting the ancestral lands, culture and the identity of their people. और जो मेटे हैं वो मणिपुर के पहाड़ी एरियाज में जमीन भी खरीद पाएंगे। If included in the ST list, Metis will be able to purchase land in hill areas inhabited by tribals. कुकी और नागास हैं, उनका ये मानना है कि जो मेटे कम्युनिटी है उनके पास ऑलरेडी काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, और उनको अगर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया तो उनका पावर और इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाएगा मणिपुर में। और देखिए, यहाँ मैं दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा एक हॉट टेक देना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि भारत के सभी स्टेट्स में हिंदूज मेजॉरिटी में होने चाहिए। सिर्फ वैसे ही भारत का कल्चर, ट्रेडिशंस और नेशनल इंटेग्रिटी को बचाकर रखा जा सकता है। हम सब ने देखा है कि भारत के जिस एरिया में भी एब्राहमिक रिलीजन्स की पॉपुलेशन बढ़ी है, वो एरिया भारत से धीरे धीरे कटता जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जैसे ही मुस्लिम बड़ी मेजॉरिटी में आए, वो एरिया भारत से कट गया। कश्मीर में भी हमने यही देखा, केरला और वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में भी हम यही देख रहे हैं। ये मुस्लिम समाज की जमीन है, इसलिए वो लोग बोलता है कि ये हम रास्ता नहीं दे सकते इसके। बेदी तोड़ के तड़का तो बना लिया। 7 बीघा जमीन जो है फिलहाल मुस्लिम का अंदर में है, जमीन भी नहीं छोड़ता। बांग्लादेश वहाँ से चल रही है। कुछ दिन बाद लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से भागना पड़ जाएगा। बिहार जैसे एरियाज में भी जहाँ हिंदूज काफी बड़ी पॉपुलेशन में है, वहाँ पे जो ऐसे एरियाज है जहाँ पर मुस्लिम बड़ी पॉपुलेशन में है, वहाँ पर भी हम सिमिलर सिचुएशन देख रहे हैं। लगभग 200 घर से ज्यादा घर जला हुआ है, और एक भी इसमें सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा, जिसमें हरिजन महादलित का घर है। और ये अचानक का आग नहीं है, ये लगाया हुआ साजी बुजी आग है। ये इधर उधर मुसलमान का घर है, इधर देखिए हरिजन का घर है, एक भी घर बचा हुआ नहीं है। मेटे सोशल ग्रुप्स ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में ही इलीगल इमिग्रेशन की वजह से 1000 नए कुकी गांव बन चुके हैं मणिपुर में ऑलरेडी। इसलिए मणिपुर में जल्द से जल्द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी NRC लागू करना चाहिए, ताकि ये डिटरमिन किया जा सके कि कितने लोग इलीगली म्यांमार और बांग्लादेश से आकर मणिपुर में सेटल हुए हैं 1951 के बाद, और उनको वापस अपने अपने देश भेजा जाए, ताकि मणिपुर का जो डेलिकेट डेमोग्राफिक बैलेंस है उसे बचा कर रखा जा सके। और देखिए, मैं इस डिमांड को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से मणिपुर की हिंदू मेजॉरिटी को मेंटेन करके रखना जरूरी है, ताकि मणिपुरी कल्चर और मणिपुरी ट्रेडिशन को बचा कर रखा जा सके। और क्योंकि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है, तो इससे भारत की नेशनल इंटेग्रिटी को भी बचा कर रखा जा सकता है। तो उनकी इसी डिमांड से कुकी और नागा ट्राइब्स को प्रॉब्लम है। तो अप्रैल 19 को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेटाई ट्राइब यूनियन की सुनवाई के बाद स्टेट सरकार को मेटाई कम्युनिटी को ST लिस्ट में शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन दिया। A decades-long false line is reopening in Manipur against a High Court's direction to the state government on the inclusion of Metis in the scheduled tribes category, which came in March this year. हाई कोर्ट ने कहा कि मेटाई कम्युनिटी को उनकी टेरिटरी में घुसने वाले आउटसाइडर्स के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की जरूरत है, और इस ऑर्डर को अपोज करने के लिए हजारों कुकी और नागाज ने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर के अंतर्गत सॉलिडारिटी मार्च करने शुरू किए। इसमें मणिपुर के चर्च ने भी इनको सपोर्ट किया है, और सिर्फ मणिपुर के चर्च नहीं, बैंगलोर के आर्च बिशप
बिशप ने भी सपोर्ट लेटर दिया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुना था, बेगानी शादी में पीटर दीवाना पहली बार देख रहे हैं। और इसी मार्च के दौरान एक आर्म्ड मॉब ने अलेजेडली मेटाई कम्युनिटी के लोगों पर अटैक किया, जिसके रिस्पांस में मेटाई कम्युनिटी ने वापस अटैक किया और ये हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ। हालत इतनी बुरी हो गई कि 8000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया, सीआरपीसी का सेक्शन 144 लगाया गया और आर्मी को भी बुलाया गया। अब देखिए, इस मामले को साथ में बैठकर तीनों ट्राइब्स को सॉल्व करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मदद के साथ। सारे ट्राइब्स को इलीगल इमिग्रेशन रोकने को भी सपोर्ट करना चाहिए, एनआरसी को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन कुछ लोग हैं जो मणिपुर को हमेशा जलते हुए रखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में हिंसा करना, बॉर्डर स्टेट को डिस्टेबलाइज करना, यह भारत के दुश्मनों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेस ने ऑलरेडी डिवाइसिव स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं इस सिचुएशन को और भी खराब करने के लिए। कुछ कुकी ग्रुप्स और खासकर पाकिस्तानी और गल्फ कंट्रीज के कुछ लोग मणिपुर की सिचुएशन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मणिपुर में हिंसा और भी बढ़े, मणिपुर इसी तरह से जलता रहे और इंटरनेशनल मीडिया पहुंच के मिस इन्फॉर्मेशन को और भी ज्यादा बढ़ाए। और देखिए, यह समझना जरूरी है कि क्यों इस समय मणिपुर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मणिपुर एक्चुअली काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है। देखिए, मणिपुर की जो स्टोरी है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है। एक तो मणिपुर के लोगों को बाकी इंडिया के लोगों से रेसिज्म फेस करना पड़ता है, उसके ऊपर से अपने खुद के स्टेट में ही उनकी कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी। जो मणिपुर की गवर्नमेंट थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो सिर्फ अलग अलग ट्राइब्स को एक दूसरे से लड़वाती रहती थी, स्टेट की कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी। जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स थी, वो लोगों तक पहुंचती नहीं थी। मणिपुर के लोगों ने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हमारा स्टेट हमेशा बैकवर्ड ही रहेगा, एक दूसरे से हम हमेशा लड़ते ही रहेंगे, हमारे स्टेट में सिर्फ इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी चलती रहेगी, सिर्फ करप्शन चलता रहेगा, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, यही हमारी लाइफ है। लेकिन 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने मणिपुर की कायापलट का सिस्टम शुरू किया। उन्होंने पहाड़ी एरियाज और वैली के बीच की जो डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी है उसको कम करना शुरू किया। पूरे के पूरे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना शुरू किए, स्कूल्स बनाने शुरू किए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। बीजेपी की जो बीरेन्द्र सिंह की गवर्नमेंट है, उन्होंने स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस डेवलप करनी शुरू की, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फिनिश करने की। रिकॉर्ड स्पीड से इस समय पर पूरे मणिपुर में हाईवेज, रोड्स और ब्रिजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मणिपुर को बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड के लिए एक गेटवे की तरह डेवलप किया जा रहा है, ताकि मणिपुर एक इंपॉर्टेंट ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब की तरह डेवलप हो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। उसके साथ साथ इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि आइए निगोशिएट करके इस इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी को खत्म करते हैं। और उसके साथ साथ आर्मी और पुलिस को भी खुली छूट दी जा रही है कि मिलिटेंसी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और मिलिटेंट्स को समझाया जाए कि या तो आप आकर मणिपुर की डेवलपमेंट से जुड़िए या फिर खत्म हो जाइए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि वो मणिपुर को एक देश का स्पोर्ट्स हब बनाना चाहते हैं और मणिपुर के स्पोर्ट्स पर्संस को ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स में डेवलप करना चाहते हैं। मणिपुर में एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही है। मणिपुर के सारे 16 डिस्ट्रिक्ट्स में खेलो इंडिया सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं। मणिपुर में 10 एकड़ का एक ओलंपिक पार्क भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी, ताकि स्टेट लेवल प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स में डेवलप हो सके। और इसका रिजल्ट आप अगर देखें तो हाल में ही खबर आई थी कि मणिपुर नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप रैंक पे पहुंच गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को इवैल्यूएट और डेवलप करता है। तो मणिपुर में फाइनली 70 साल के बाद डेवलपमेंट हो रही है और मणिपुर में जो अलग अलग ट्राइब्स के बीच में हिंसा थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको भी सेटल किया जा रहा है। तो इसलिए कुछ दुश्मन देश, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इस हिंसा को पीसफुली सॉल्व करने के बजाय इसको और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मणिपुर को डिस्टेबलाइज किया जा सके। देखिए, मेरा मानना है कि मणिपुर को एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट रहना जरूरी है। मेरा मानना है कि जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है म्यांमार से, उसको खत्म करने को तीनों ट्राइब्स को सपोर्ट करना चाहिए और इस हिंसा को भड़काने के बजाय इस हिंसा को शांत करके मणिपुर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, उस डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। और